नमस्कार। सबसे पहले अलका जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्त्री दर्पण को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी प्रिय लेखिका अलका सारावगी पर कुछ बातें कह सकूं। दोस्तों, आज मैं अलका जी की जिस किताब के बारे में बात करने जा रही हूं वह है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं एक ऐसा वाक्य है जब बहुत सारे ऐसे हालात हों और हमें पता हो कि अगला इस बात को समझ नहीं रहा है या हालात बहुत बदलने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में एक तरह से ये हमें बाहर निकाल लेता है कि कोई बात नहीं, ठीक है कि हम आपको समझ रहे हैं। ये पूरा उपन्यास एक माँ और उसके बेटे के अंतर संबंध पर आधारित है। उसका बेटा जो कि शारीरिक तौर पर अक्षम है और इससे माँ का क्या रिश्ता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा एक उम्र तक सिर्फ माँ का होता है और ख़ास तौर पर वो बच्चा जिसके बनने में गर्भ के दौरान कुछ विपरीत हो गया हो, बच्चे की नाल खुद के गले बच्चे की नाल गले में फंस जाए या उसको किसी खाने से एलर्जी हो जाए या माँ की गर्भ के दौरान जो उसकी उदासियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो बच्चे के करीब आ जाएं। छोटा सा एपनिया बच्चे के दिमाग को कुछ पल के लिए ऑक्सीजन नहीं देता, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं मिलना कैसे माँ के लिए कितनी बड़ी त्रासदी होती है और वो पूरे समय इससे परेशान रहती है, ये समझने की भी ज़रूरत है। माँ इस बार बार जिस पल बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला वो पूरे पल को बार बार दोहरा करके देखती है और समझने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ कैसे घटित हो गया। सच पूछिए तो पैदाइश के समय या बच्चे की किसी प्रकार की जो शारीरिक तौर पर चुनौती है उसको माँ खुद पर बिता करके देखती है और समझने की कोशिश करती है कि कहीं उसकी मेकिंग के दौरान उसके गर्भ के दौरान कुछ ऐसी बात तो हो नहीं गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो पूरा हमारा सामाजिक वातावरण है जहाँ पे शारीरिक चुनौतियों को, शारीरिक अक्षमता को मानसिक अक्षमता से कहीं ज़्यादा मान लिया जाता है। हम एक इतना असंवेदनशील पूरा वातावरण होता है कि हम अमूमन पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं कि हम ऐसे बच्चे और ऐसी माँ को हम बहुत दया की दृष्टि से देखें, जैसे कि उसके पूर्व जन्मों का पाप है या कुछ ईश्वर की इच्छा थी इसलिए कुछ ऐसा हो गया। तो जो सबसे मतलब एक तरह से उसका वो प्रारब्ध था जो बच्चे को मिला है। जो सबसे खूबसूरत बात है इस उपन्यास की कि यहाँ पर शशांक की माँ, शशांक जो हमारा हीरो है इस उपन्यास का, उसकी माँ कहीं भी दैवी चुनौतियों के आगे सिर नहीं टेकती है। वो कहीं भी ये मान कर नहीं चलती है कि ईश्वर ने किसी बात की सज़ा दी है और जो इसको भोगना है, बल्कि वो जैसे खुद पे बिता करके बार बार वो तमाम तरीके निकालती है। वो इतना ज़्यादा शशांक के करीब है कि शशांक खुद समझता है कि उसकी माँ उसे कहीं से भी बाकी लोगों की तरह अक्षम नहीं समझती है, कहीं से भी उसकी मानसिक क्षमता पर सवाल नहीं उठाती है, बल्कि वो लगातार वो इतनी बड़ी चुनौती लेती रहती है कि चाहे वो बोलना हो, चाहे वो चलना हो, चाहे वो स्कूल जाना हो, ऐसी सारी चीज़ों में उसकी माँ इतना ज़्यादा शामिल है कि शशांक बाहरी चुनौतियों को वो खुद भी समझने लगता है और वो खुद भी जैसे मुट्ठी बांधे रहता है कि नहीं मुझे लड़ना है, और वो सहज है। तो इसमें मुझे जो ख़ास चीज़ लगी, सबसे पहली चीज़ तो ऐसे विषय को लेकर के उपन्यास बहुत कम लिखे गए हैं। ख़ास तौर पे हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही कम लिखा गया है। अगर कुछ लिखा भी गया है तो कुछ एक कहानियाँ मुझे ध्यान पड़ती हैं जिससे एक असहमति पैदा होती है। उसमें एक ख़ास तरह का प्रवचन भी है। माँ और बच्चे दोनों को कहीं ना कहीं परेशान कर देती है। तो जैसे
इस तरह के हालात में जो जो माँ होती है, उसको हर कोई अपनी एक आके सलाह देता है। हर किसी के पास कुछ नुस्खे होते हैं, हर किसी के पास कुछ तरीके होते हैं, हर किसी के पास अपने बाबा, अपने डॉक्टर होते हैं। लेकिन ये एकदम वैसी माँ है जो समझती है कि स्पीच थेरेपी के जो जो स्कूल में अभ्यास हुए हैं, जहाँ पे वो थेरेपी कराती है, वो घर पर आकर के बार बार वो थेरेपी कराती है। वो हर बार वो अपने बच्चे को इतने करीब से महसूस करती है कि वो उसके दोस्तों को भी समझने की कोशिश करती है, वो चिट्ठियाँ लिखती है वो। और सबसे जो खूबसूरत मुझे बात लगी कि शशांक की माँ शशांक के दोस्तों को चिट्ठियाँ लिखती है, शशांक के टीचर को चिट्ठी लिखती है, शशांक के स्कूल को चिट्ठी लिखती है। और इन चिट्ठियों में कहीं से भी वो दया याचनाएं इस तरह की किसी पिटी की दरकार नहीं करती है, बल्कि वो लोगों के भीतर जो मर चुकी मनुष्यता है, जो लोगों के भीतर भोथरी पड़ गई संवेदना है, उसको जगाने की कोशिश करती है। जब मैं ये उपन्यास पढ़ रही थी तो मेरे जहन में मेरी एक शिक्षिका थी, मैडम अरोड़ा, उनका ध्यान आया। और मैडम अरोड़ा की बेटी को सेरेब्रल पैलिसी थी और वो वहीं स्कूल के क्वार्टर में रहती थी। और कभी कभी वो हमसे कहती थी, जब उनकी क्लास बिज़ी होती थी तो हमसे कहती थी कि जा कर के एक बार मेरी बेटी को देखाओ। और हम जाते थे, थोड़ा चले जाते थे बस, और जा कर के देखते थे तो वहाँ उनकी बेटी बस चुपचाप सिर लुढ़काए हम लोगों को देखती है। लेकिन बाद में अगले दिन मैडम अरोड़ा कहती थी कि तुम लोग जाती हो, और ख़ास तौर पे जब अलका जाती है तो उसको देख करके मेरी बेटी बहुत खुश हो जाती है। तो मुझे खुद उस समय समझ नहीं आता था कि वो बच्ची कैसे ऊबन महसूस करती होगी किसी के जाने पर कैसे खुश होती होगी। और लेकिन ऐसा कुछ तो ज़रूर होता था जो सिर्फ मैडम अरोड़ा समझती थी, और उन्होंने हमें बताने की कोशिश की। और भले ही मैडम अरोड़ा का उनके पति से तलाक हो गया, और लेकिन मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि वो अपनी बेटी के बारे में जब भी वो बात करती हूँ तो कभी ऐसे बात करती हूँ जैसे कि वो कोई उन पर बोझ है या उसको मर जाना चाहिए। कभी उन्होंने इस तरह की चीज़ नहीं की। तो मैं जब कोई बात नहीं पढ़ रही थी तो मुझे बार बार रह करके उतनी ही ज़िद्दी, उतनी ही खूबसूरत माँ शशांक की लग रही थी। और मुझे लग रहा था कि वो न सिर्फ एक बेहतर माँ है, बल्कि वो एक बहुत ही जागरूक स्त्री है, और वो किसी स्वप्निल लोक में नहीं रहती। वो उसको बहुत भरोसा नहीं है कि आप दिव्यांग कह दीजिए, या आप तमाम तरह के कुछ तमाम मेहरबानी दिखाइए, बल्कि वो बहुत सारे डिवाइस तलाश करती है कि क्यों ज़रूरी है कि उसके बच्चे के पास अच्छी वर्ड स्लेट हो, क्यों ज़रूरी है कि उसके बच्चे के पास इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हो, क्यों ज़रूरी है कि उसके बच्चे के पास अच्छा व्हीलचेयर हो, और तमाम ऐसी चीज़ें, मतलब जिसमें हमको पढ़ते समय लगेगा कि नहीं, रास्ता है, रास्ता निकाला जाता है। और ऐसी मुश्किल में भी जो जो जिजीविशा है, जो जीने का जो सकारात्मक नज़रिया है, वो दिया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण मुझे बात जो इस पूरे उपन्यास में लगी कि इस उपन्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है जतिंदा। ये एक ऐसे पात्र के तौर पर अलका जी ने अपनी इस हमारे जो इर्द गिर्द का जो पूरा समाज है, जो पूरी व्यवस्था है, उसकी निर्दयता, उसकी क्रूरता, और वो हिस्सा जिस पर शायद अभी शशांक भी जहाँ तक नहीं पहुँच पाया। शशांक को तमाम शारीरिक कष्ट हैं, लेकिन बार बार वो जतिंदा के माध्यम से एक बात आती है कि उनके पास भूख के किस्से हैं। भूख कभी बिना कुछ खाए नहीं रहती। क्या खाती है? कुछ न मिले तो खुद को खा जाती है। तब क्या मनुष्य बचा रहता है? तो जैसे जतिंदा बार बार शशांक से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी भूख से मरोड़ती अतड़ियों को महसूस किया है? जब वो ऐसा कहते हैं तो ऐसे में शशांक की दुनिया बड़ी हो रही है, शशांक की संवेदना बड़ी हो रही है, शशांक के सवाल बड़े हो रहे हैं। और शशांक एक
इन ऐसे लोगों से परिचित होता है जो इस गैर बराबरी से, जो इस क्रूर समाज व्यवस्था को न सिर्फ झेलते हैं बल्कि उसको बदलने में भी यकीन रखते हैं। जतिन दा के पास ऐसे लोगों के किस्से हैं जो कभी बराबरी का सपना देखते थे, लेकिन उनके सपनों की हत्या हुई है, उन लोगों की हत्या हुई है। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई बड़े इस तरह के मतलब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और अपनी सुविधा के लिए ज़रा से भी इंसानियत ना बची हो, वो ऐसे लोग नहीं हैं। उनके जो पश्चाताप हैं वो बहुत छोटे छोटे पश्चाताप हैं। वो अपनी इंसानियत से ज़रा सी भूल चूक हो जाने के बाद जो भूल है वो उसके पश्चाताप हैं। वो ऐसे किस्से हैं जहाँ शशांक को अपना दर्द कम लगता है और वो समझने लगता है कि गरीब होना, कमज़ोर होना, काला होना, औरत होना, सत्ता में नहीं होना ज़्यादा बड़ा दर्द है। इस व्यवस्था में ऐसे लोग भी हैं जिनको पुलिस पीट पीट करके लूला लंगड़ा बना देती है, उन्हें हमेशा के लिए विकलांग बना देती है। वो महसूस कर पाता है कि गरीबी मजबूरी की गहन उदासी है और इस उदासी के खिलाफ भी लोग लड़ रहे हैं। शशांक उनके तरीके से भी थोड़ा परेशान है। मतलब ये अलका जी के इस उपन्यास की खूबी है कि शशांक कहीं से भी अपने पूरे जीवन, अपने पूरे भविष्य या इसको लेकर के बहुत उपापोह में नहीं है, बल्कि वो अपने भीतर उसको वो बार बार उसके अंदर एक इच्छा है कि बाहर के समाज में क्या घट रहा है, बाहर जतिंदा कैसे सोचते हैं, ये चांडाल कौन है, ये तमाम लोग कौन हैं, इनके सपने क्या हैं, वो बार बार उनके करीब जाता है। तो ऐसे में शशांक कहीं से भी कोई कमज़ोर शारीरिक तौर पर, भले ही उसको तमाम शारीरिक दिक्कतें हैं, भले ही वो उपन्यास के मध्य में ही वो बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद होते होते वो अचानक एक बुखार के चलते उसको फिर से एक बड़े एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है और उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा अटैक होता है और वो अपने बोलने चलने की क्षमता खो देता है और फिर से उसको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो इस ज़ीरो की ऐसा नहीं है कि शशांक की माँ किसी साधारण स्त्री की तरह वो तमाम तरीके नहीं अपनाती है जो किसी भी शारीरिक तौर पर जो बच्चा चुनौती झेल रहा है उसकी माँ नहीं करती है। वो एक जगह उपन्यास में कहती हैं, शशांक खुद कहता है कि माँ आगे नहीं सुनती, एक झटके से दौड़कर कमरे के बाहर निकल जाती है, उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा है, पाँव काँप रहे हैं। ये दृश्य है कि उनके घर में भागवत चल रहा है और जा कर के वो कहती है कि उसका निश्चय पक्का है, अब हद हो गई है, मेरी यह हालत बना दी है तुम लोगों ने, क्या क्या टोने टोटके करवाए मुझसे, कितनी पूजा पाठ करवाई मुझसे, कौन कौन से पितरों की मन्नतें नहीं करवाई, कहीं भूल हुई थी शादी के वक्त, कोई पितर नाराज़ हो गए होंगे, किस किस मंदिर देव मुझे नहीं भटकाया, कहाँ कहाँ की जात नहीं दिलवाई, कितने कुल देवता सतियों के आगे नाक नहीं रगड़वाई, मैंने सब किया अपने बच्चे के लिए, हर ईंट पत्थर को पूजा तुम लोगों के कहने से, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा बच्चा ठीक हो न हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस अंधेरे में और नहीं रह सकती और नहीं रहूंगी मैं इस तरह। यहाँ पे एक अलग व्यक्तित्व पूरा दिखता है शशांक की माँ का और वो धीरे धीरे वो तय कर लेती है कि वो अपने बच्चे को विज्ञान के सहारे, तार्किकता के सहारे उसे खड़ा करेगी, उसे फिर खड़ा करेगी, यानी वो दोबारा खड़ा करेगी। और पूरे उपन्यास में कुछ दृश्य इतने मार्मिक बन पड़े हैं जहाँ पर एक दृश्य है जहाँ पे शशांक के पिताजी के एक मित्र आए हैं घर पर और शशांक फिर से दोबारा खड़ा होना और थोड़ा थोड़ा खुद को तैयार करना सीख रहा है और वो नीचे आ जाता है। तो पिता पूछते हैं कि अरे तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तो शशांक उनसे पूछता है कि आर यू अशेम्ड ऑफ मी? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा सवाल है, भले ही उपन्यास में बहुत छोटे तौर पर आया हो, पर सच तो ये है कि तमाम
ऐसे माता पिता, तमाम ऐसे रिश्तेदार, परिवार के लोग जिनके घरों में शारीरिक चुनौती झेल रहे, शारीरिक तौर पर चुनौती झेल रहे बच्चे हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं वो एक शर्मिंदगी का शिकार होते हैं। वो उनको बचाते फिरते हैं, उन्हें शादी ब्याह, उन्हें सामाजिक स्थानों पर लेकर के जाने से बचते हैं। तो शशांक खुद एक बहुत ही ज़हीन और बहुत ही संवेदनशील लड़का है, और वो हल्के से भी वो यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं वो पूरे उसको बहुत बारीकी में भी समझता है और ये सवाल खड़ा कर देता है, और ख़ुद ही उस पूरे माहौल को हल्का करने के लिए, क्योंकि पिता ने कभी प्रत्यक्ष तौर पर ऐसी कोई बात नहीं कही, भले ही वो हार चुके हों, और माँ ने तो अपना पूरा दिल दिमाग, अपनी सारी क्षमता लगा दी है। वो खुद एक तरह से जैसे कि वो उस चुनौती को उन्होंने अपने ऊपर ले ली है, और वो हर बार नए सिरे से खड़ी होती हैं, नए सिरे से सीखती हैं। शशांक जब ये बात कह करके शशांक उस पूरे माहौल को हल्का करता है और कहता है कोई बात नहीं। ये इतना खूबसूरत सा पूरा दृश्य है कि मेरी सचमुच में मुझे लगा कि किसी भी साहित्य की खूबसूरती होती है कि वो उसमें बहुत कम कटुता हो। ये सच है कि इस पूरे समाज की सड़कें, उसके स्कूल, उसके अस्पताल, उसके लोग, उसके त्योहार, उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी पीछे छूट गए, थोड़ा सा भी धीरे चलने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। अलका सारावगी का ये उपन्यास मैं चाहूँगी कि इसको पढ़ा जाए फिर से। ये 2015 में ये उपन्यास आया था, इसे फिर से पढ़ा जाए, फिर से समझा जाए, और प्रयास किया जाए कि इस तरह का संवेदनशील साहित्य, संवेदनशील उपन्यास लोगों के बीच में जाए। और एक तरह से मैं मानती हूँ कि एक अलका जी ने एक लंबी चिट्ठी हम लोगों के लिए लिखी है, जिसको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। अलका जी को जन्मदिन की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और धन्यवाद स्त्री दर्पण, धन्यवाद विमल जी, नमस्कार।